Today we'll go for the preparation of alkenes. जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ एल्केन्स. However, alkanes can be prepared by following methods. पेट्रोलियम को हम बोलते हैं ब्लैक गोल्ड. ब्लैक गोल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, वैक्स, ये सब आप पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन करते हो. और जब पेट्रोलियम को बाई माइनिंग, यानी कि जो सी वगैरह यहाँ पे जहाँ भी इनके एरियाज हैं, वहां से जब उनको निकाला जाता है, साथ में नेचुरल गैस भी जो है वो ऑब्टेन होती है. तो इस तरह से जो पेट्रोलियम है ये मिक्सचर है कई सारे हाइड्रोकार्बन्स का, स्पेशली एल्केन्स का. लेकिन इन एल्केन्स को हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं, इंडस्ट्री में भी बना सकते हैं. और जो फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे इनकी प्रिपरेशन का, वो हम पढ़ेंगे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड का मतलब है जो सैचुरेटेड ना हो. सैचुरेटेड का मतलब है जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड्स होंगे, वो कहलाएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए. और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उन्हें हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं. और वो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स हैं उनके कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. तो क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसलिए इन हाइड्रोकार्बन्स को हम यूज करेंगे टू प्रिपेयर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्कीन्स. और ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन. ठीक है, तो आप देखेंगे हाइड्रोजिनेशन में क्या करते हैं हम. जो अनसैचुरेटेड एल्कीन्स हैं, अगर उनको हम डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएं, प्लेटिनम या पैलेडियम या निकेल, एक स्पेशल टाइप का निकेल होता है जिससे हम बोलते हैं राने निकेल, उसकी जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है बहुत ज्यादा होती है. और जो राने निकेल है कैसे बनाते हैं, राने निकेल जो है एक्चुअल में निकेल और एल्यूमिनियम का एलॉय होता है. जो राने निकेल है इट इज एक्चुअली एन एलॉय ऑफ निकेल एंड एल्यूमिनियम. और जब इसे आप NaOH में डिसॉल्व करते हो तो एल्यूमिनियम जो है वो NaOH के साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है. और जो निकेल है वो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में आ जाती है. निकेल इज ऑब्टेन्ड इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट. निकेल इज ऑब्टेन इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट. और जितना निकेल फाइनली डिवाइड होगा उसमें उतनी ही ज्यादा फ्री वैलेंसीज होती हैं और उतनी ही अच्छी उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी हो जाती है. तो रानी निकेल क्या है, रानी निकेल is a special type of finely divided state of nickel which has very high efficiency as a catalyst. और ये कैसे ऑब्टेन होता है, जो रानी निकेल है ये हमारे पास निकेल और एल्यूमिनियम का एलॉय है. और जब इसे हम NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो जो एल्यूमिनियम है दैट बिकम सॉल्युबल इन NaOH. और जो निकेल है वो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में मिल जाता है. और इस फाइनली डिवाइडेड स्टेट ऑफ निकेल इज कॉल्ड रानी निकेल, जिसकी कैटालिटिक एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है. फिलहाल एल्कीन्स से हम एल्केन्स को बना सकते हैं एंड दिस मेथड इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन. अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में इन्होंने प्रोपीन ले लिया है, हाइड्रोजनेशन रीड करेंगे, ये डबल बॉन्ड डिसअपियर हो जाएगा और दोनों एटम्स, दोनों कार्बन पर जिनके बीच में डबल बॉन्ड है वहां पर जो है हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे. यू विल गेट प्रोपीन. सिमिलरली प्रोपाइन का अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे तब भी हमें प्रोपेन मिल जाता है. हाइड्रोजनेशन में क्या है, जब तक कि सारे के सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सैचुरेट नहीं हो जाते तब तक वो प्रोसेस जो है वो चलता रहता है. तो डाई हाइड्रोजनेशन गैस एड्स टू एल्कीन्स एंड एल्काइन्स in the presence of finely divided catalysts like platinum, palladium or nickel to form alkenes, and this process is called hydrogenation. Metals absorb dihydrogen gas on their surfaces and activate the hydrogen-hydrogen bond
platinum and palladium catalyze the reaction at room temperature, but relatively higher temperature and pressure are required with nickel catalyst, right? तो जो कैटालिटिक एक्शन है मेटल कैसे कर परफॉर्म करते हैं, जो मेटल्स हैं वो डाई हाइड्रोजन गैस को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो दूसरा रिएक्टेंट है मेन एल्कीन या एल्काइन उसके साथ रिएक्शन होने के लिए टाइम प्रोवाइड करेंगे। देखिए अगर कैटलिस्ट की सरफेस पर, मान लीजिए ये कैटलिस्ट की सरफेस है, इसके ऊपर आपने इथीन गैस और हाइड्रोजन गैस को पास किया, और अगर ये ऊपर ऐसे चलते रहेंगे इथीन के और जो आपके हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्या होगा देखिए, ये जो कैटलिस्ट है, निकल हो, प्लेटिनम हो, पैलेडियम हो, ये हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और एड्सॉर्ब करके फर्दर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन इसको एक्टिवेट करेगा, यानी कि ये जो H के एटम्स हैं ये और ये जो इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे, इथीन के मॉलिक्यूल को भी अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा और ये हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं इस इथीन के साथ कंबाइन करके देन दे विल फॉर्म इथीन। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप देखते हो बैंकेट हॉल में ब्राइड और ग्रूम पहुंच गए, मैरिज की और वहां से निकल लिए, ऐसे ही ये रिएक्टेंट्स भी करते हैं। ये जो कैटलिस्ट की सरफेस है उसको ये बैंकेट हॉल की तरह यूज करते हैं। पहुंचे बैंकेट हॉल में, प्रॉपर तरीके से केमिकल रिएक्शन किया कैटलिस्ट की सरफेस पर और फिर उस कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़ते, क्योंकि अगले दिन और की तो शादी होनी है। अगर दूल्हा दुल्हन वहां बैंकेट हॉल में पहुंच के वहीं जम गए कब्जा कर लिया तो फिर कल की मैरिजेस कैसे होंगी। तो ये कैटलिस्ट जो है, एक सिंगल जो कैटलिस्ट है कई मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कैटलिस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम और रिएक्शंस देखते हैं जिससे भी हम एल्केन्स को बना सकते हैं। वन ऑफ द मेथड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स एंड दिस मेथड इंक्लूड्स द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पर्पस वही है, हाइड्रोजन मिल जाए कहीं से। ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास जिंक का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, यानी कि Zn प्लस HCl, जब आपस में कंबाइन करेंगे तो ZnCl2 बन जाएगा और डाई हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, और यही डाई हाइड्रोजन गैस जो है ये इस क्लोरोमीथेन यानी कि एल्काइल हैलाइड के साथ कंबाइन करके HCl चला जाएगा और एक H जो है वो CH3 के साथ अटैच हो जाएगा और इट विल फॉर्म मीथेन। क्या होना है देखिए, जो जिंक और HCl का कॉम्बिनेशन हमने यूज किया है वो आपस में रिएक्शन करके डाई हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और यही डाई हाइड्रोजन गैस इस एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करके एक मॉलिक्यूल तो HCl का एलिमिनेट हो जाएगा, एज ए बाई प्रोडक्ट बनेगा, और जो एक H एटम है वो इस मीथेन के साथ कंबाइन, मिथाइल ग्रुप के साथ कंबाइन होकर मीथेन फॉर्म करेगा। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब आप जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो एल्केन्स आपको मिल जाते हैं। ये भी रिएक्शन देखिए ऐसी है, इस बार इथाइल क्लोराइड ले लिया है या इसको क्लोरोइथेन आप बोल सकते हो। क्लोरोथेन की रिएक्शन भी अगर जिंक और HCl कॉम्बिनेशन से कराएं हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और इथेन मिल जाएगा और HCl बन जाएगा। ये 1-क्लोरोप्रोपेन है, इसमें भी यही रिएक्शन हो रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं विच इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में आप देखेंगे कि जब एल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट, जब आप एल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हो तब आपको एल्केन्स मिलते हैं। देखिए ये CH3Br है, इसका ट्रीटमेंट सोडियम मेटल से कराया, ये दूसरा मॉलिक्यूल है CH3Br का ही, और ये रिएक्शन जो है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होनी है। इस रिएक्शन में आप देखेंगे ये Br, ये 2Na और ये Br, 2Na-Br जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट बन जाएगा और ये CH3 के जो दो स्पीशीज हैं ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड डेवलप करके इथेन फॉर्म कर लेंगे। तो वुड्स रिएक्शन में जो एल्काइल हैलाइड्स हैं वो सोडियम मेटल से
रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव एल्कीन। एल्काइल हैलाइड क्या होंगे? जिनमें एल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन अटैच टू वो एल्काइल हैलाइड कहलाएंगे। CH3Br हो सकता है, CH3Cl हो सकता है, CH3I हो सकता है। ये एल्काइल हैलाइड्स है। सोडियम मेटल के साथ जब ट्रीट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देखो भाई जब आप सोडियम मेटल को यूज कर रहे हो तो मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है और मॉइस्चर से रिएक्शन करके फॉरन फायर कैच कर लेता है। तो इसलिए ड्राई ईथर हम यूज करेंगे। और जो ड्राई ईथर है उसका काम एक और भी है, ये जो NaBr बन रहा है ना, इसको प्रेसिपिटेट कर देता है। जब ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो इसको रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव करना आसान हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेजी से शिफ्ट होकर के और ज्यादा अमाउंट ऑफ इथेन जो है वो बना लेता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक एग्जाम्पल और देख लेते फिर बात करेंगे इंपॉर्टेंट बात की। जैसे ये इथाइल ब्रोमाइड है, दिस इज द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। तो ये Br, ये 2Na और ये Br, 2NaBr एज ए बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो C2H5 की दो यूनिट्स हैं ये आपस में अटैच हो जाएंगी नॉर्मल ब्यूटेन। पूरे सिलेबस की एक सिंगल रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर डबल हो जाता है। पूरे सिलेबस की एक सिंगल रिएक्शन है जिसमें कार्बन का नंबर डबल हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कन्वर्जन आ जाए, कन्वर्ट 1 क्लोरोप्रोपेन टू नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन में कितने कार्बन हो गए? जल्दी बोलो। 6। और 1 क्लोरोप्रोपेन में कितने कार्बन है? 1 क्लोरोप्रोपेन में कितने कार्बन है भाई? 3 है। तो आप देख लो जो प्रोडक्ट है उसमें कार्बन का नंबर क्या हो गया? जस्ट डबल हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन रहेगी? वुड्स रिएक्शन। बहुत आसान है वुड्स रिएक्शन को पहचानना। जब कभी भी रिएक्टेंट के मुकाबले प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर डबल हो रहा हो जस्ट, तो इसका मतलब दिस इज नन अदर रिएक्शन, इट इज ओनली द वुड्स रिएक्शन। तो ये दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम, CH3CH2CH2Cl। तो आप देखेंगे ये 2NaCl एलिमिनेट कर जाएगा, राइट। और ये दो यूनिट जो है CH3CH2CH2 ये और एक यूनिट ये आपस में ऐड होकर के आपका नॉर्मल हेक्सेन जो है वो फॉर्म करेंगे। तो कभी आपको नहीं भूलना है क्लास 11th में 12th में कंपटीशन में कभी भी कार्बन का नंबर रिएक्टेंट के मुकाबले में अगर डबल हो रहा है तो वुड्स रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और भी देखिए एग्जांपल दे देते हैं, कई बार क्लास 12 में क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट N ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू नॉर्मल ऑक्टेन। N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, देखिए ये आपके सामने नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है या क्लोराइड ले लो, इससे क्या बनाना है? ऑक्टेन बनाना है। ऑक्टेन का मतलब कार्बन एटम कितने? 8 हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, CH3CH2 होल 6 CH3, दिस इज नॉर्मल ऑक्टेन। तो कौन सी रिएक्शन लगेगी? वुड्स रिएक्शन लगेगी, जिसमें इसके दो मॉलिक्यूल्स को आप सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ड्राई ईथर। नॉर्मल ऑक्टेन आपको मिल जाएगा। तो याद रखेंगे जब कभी भी आपको किसी भी कोई कन्वर्जन आ जाता है उसमें कार्बन का नंबर अगर डबल हो रहा हो तो यू विल थिंक अबाउट वुड्स रिएक्शन कि कहीं ये वुड्स रिएक्शन तो सॉल्व नहीं होगा। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो इन्होंने क्वेश्चन की फॉर्म में हमसे यहाँ पूछ लिया, एक क्वेश्चन बना दिया भाई, व्हाट विल हैपन इफ टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आर टेकन। यानी कि अगर आप वुड्स रिएक्शन दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स के साथ कराओगे तो क्या होगा? देख लेते हैं क्या होगा। देखिए ये हमारे पास है एक CH3CH2Cl, इट इज क्लोरोइथेन है ना, या इथाइल क्लोराइड आप बोल सकते हो। And the second molecule we have taken different, which is what? Chloromethane। इस बार तो दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं। तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि भाई ये जो वुड्स रिएक्शन में अगर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लें तो क्या होगा?
तो देखिए क्या होगा वो समझ लेते हैं क्या होगा। एक रिएक्शन तो यही होगी जो आपको बिल्कुल स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है और बहुत सिंपली समझ में आ रही है आपके, कि ये 2NaCl एलिमिनेट हो जाएंगे बच्चों, और ये CH3 CH2 CH3 फॉर्म हो जाएगा। क्यों भाई? दिस इज योर नॉर्मल प्रोपेन। एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा। अब आप रिएक्शन मिक्सचर में हाथ नहीं लगा सकते। हाथ लगाने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको आप रिएक्ट करने से रोक लोगे, नहीं तुम रिएक्ट नहीं करोगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे हम। तो इसके भी दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाए, यानी कि साथ में नॉर्मल ब्यूटेन भी बनेगा। और ऐसे ही आप क्लोरोमीथेन के मॉलिक्यूल्स को भी नहीं रोक पाओगे कि भैया तुम लोग आपस में रिएक्शन नहीं करोगे ना, ऐसा नहीं चलेगा। ये भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, और रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड CH3। तो आप समझ गए क्या होगा? क्या होगा? खिचड़ी बन जाएगी। एक से ज्यादा एल्केन्स बन रहे हैं। अब जब एक से ज्यादा एल्केन्स बन रहे हैं तो इनको फिर सेपरेट भी करना पड़ेगा। हालांकि इन सभी के बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अलग होंगे, इनको अलग कर लेंगे, लेकिन भाई कितनी एनर्जी कितना खर्चा बढ़ जाएगा बेमतलब में। ठीक है, तो इसीलिए वुड्स रिएक्शन इज नॉट प्रिफर्ड टू फॉर्म alkanes having odd number of carbon atom। आप देख सकते हैं अगर प्रोपेन को बनाना होगा तो मजबूरी है साहब, मजबूरी है। किसे किसे लेना पड़ेगा? एक तो लेना पड़ेगा क्लोरोइथेन को और एक लेना पड़ेगा क्लोरोमीथेन को, तभी तो ऑड नंबर वाला बनेगा। जैसे मैंने आपसे कहा, आप अगर केवल इथाइल क्लोराइड को लेते तो नॉर्मल ब्यूटेन बनता, आप केवल मिथाइल क्लोराइड को लेते तो नॉर्मल ये बनता आपका, सॉरी, इथेन बन जाता। अगर आप 1 क्लोरोप्रोपेन लेते तो नॉर्मल हेक्सेन बन जाता, 1 क्लोरोब्यूटेन लेते तो एन ऑक्टेन बन जाता। सब कैसे बन रहे हैं? इवी नंबर वाले एल्केन्स बन रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऑड कार्बन कंटेनिंग एल्केन चाहिए तो आपको डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड्स लेने होंगे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो एज ए बाई प्रोडक्ट साथ में और भी एल्केन्स बनेंगे। इसीलिए आपको केवल प्योर ऑड नंबर का ऑड कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स नहीं मिलेगा केवल। इसलिए हम वुड्स रिएक्शन को ऑड कार्बन नंबर कंटेनिंग एल्केन्स बनाने के लिए प्रेफर नहीं करते। तो जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, what will happen if two different alkyl halides are taken, तो you will answer more than one type of alkanes are formed। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, विच इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा रिएक्शन आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद आ रहा हो। अगर आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट का ट्रीटमेंट सोडा लाइम से कराते हैं तो देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं। दिस इज योर CH3COONA। दिस इज योर, पहले एसिटिक एसिड बना लेता हूँ। देखिए CH3COH क्या है? एसिटिक एसिड है। जब आपने इसका एक H रिप्लेस करके सोडियम एटम लगा दिया, नाउ इट इज सोडियम एसिटेट। इट इज कॉल्ड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब इसका ट्रीटमेंट आप सोडा लाइम से कराओगे, सोडा लाइम क्या बच्चों? सोडा लाइम एक कॉम्बिनेशन है NaOH और CaO का। सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO। एक बार मैंने बच्चों से बोला सर मुझे मालूम है सोडा लाइम, बोले सोडा हो और लाइम हो। समझ के मैं शाम की बात कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टेड था वो। तो वो सोडा लाइम नहीं है, वो सोडा लाइम नहीं है। सोडा लाइम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड CaO। और जब हम सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे, देखिए क्या होगा? ये Na, ये Na क्या हो गया? Na2, ये COOO, यानी कि Na2CO3
would be eliminated as a बाई प्रोडक्ट, और ये जो H है NH का जो H बचा इट विल कंबाइन विद CH3 टू फॉर्म CH4। तो क्या बन गया ये आपके पास एल्केन बन गया। तो whenever sodium salt of carboxylic acid is treated with soda lime, तो हमारे पापा तो शाम को रोज सोडा लाइम ट्रीट करते हैं, तो ध्यान रखेंगे इट इज NaOH एंड CaO कॉम्बिनेशन। जो सोडा लाइम आप सोचते हैं वो जनरल वाली नहीं है। तो ये जो एलिमिनेशन है CO2 का फ्रॉम ए कार्बोक्सिलिक एसिड, आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो CO2 था यहाँ पर ये यहाँ से रिमूव हो गया। तो जो रिमूवल ऑफ CO2 है, हालांकि ये Na2CO3 की फॉर्म में हुआ है, बट दिस रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम sodium salt of carboxylic acid is called decarboxylation. This process of elimination of carbon dioxide from a carboxylic acid is known as decarboxylation, right? मैं आपको देखिए क्वेश्चन एक एग्जांपल और बता रहा हूँ। अभी हमारे पास है ये वाला एसिड CH3 CH2 CH2 COOH, ये हमारे पास है ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम है इसका? ब्यूटेनोइक एसिड। अब आपने ब्यूटेनोइक एसिड का H रिप्लेस करके सोडियम सॉल्ट इसका बना लिया। इट इज योर सोडियम ब्यूटेनोएट, सोडियम ब्यूटेनोएट। और जब आप इसे सोडा लाइम, तो याद हो गया सोडा लाइम आपको, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड CaO के साथ हीट करेंगे तो Na2CO3, this Na2CO3 will eliminate and this H will attach with this CH2। तो आपके पास जो मेन प्रोडक्ट है प्रोपेन आपको मिल जाएगा, राइट। और ये Na2CO3 will eliminate as a बाई प्रोडक्ट। यहाँ भी CO2 देखो, इस जो कार्बोक्सिलिक एसिड में CO2 रिमूव हो रहा है, तो इट इज अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब देखिए ये क्वेश्चन है, salt sodium salt of which acid will be needed for the preparation of propane। ये सभी क्वेश्चन था, मैंने बताया आपको प्रोपेन अगर बनाना हो तो ड्यूरिंग डीकार्बोक्सिलेशन एक कार्बन कम होना है ना, तो आपको कोई ऐसा एसिड लेना होगा जिसमें कार्बन का नंबर प्रोपेन से एक ज्यादा हो। वो कौन है? ब्यूटेनोइक एसिड। और उसका कौन सा सॉल्ट चाहिए आपको? सोडियम सॉल्ट चाहिए। तो आपके सामने सोल्यूशन भी है, देखिए ये सोडियम ब्यूटेनोएट है, ये जो रिएक्शन मैंने अभी करके दिखाई थी वही रिएक्शन है, तो आपको प्रोपेन मिल जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि इथेन बनाना हो तो कौन सा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड चाहिए? सोडियम प्रोपेनोएट। अगर आपको मीथेन बनाना हो तो वेरी गुड, सोडियम इथेनोएट। जो भी अल्केन बनाना है उससे एक कार्बन वाला ज्यादा वाला एसिड लेना होगा। नेक्स्ट मेथड इज कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए एक एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, और जिसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें एल्केन्स जो है वो मिल जाते हैं। सिंपली हम इस रिएक्शन को ऐसे बता देते हैं, देखिए ये सोडियम एसिटेट है, और जब सोडियम एसिटेट को आप इलेक्ट्रोलाइज करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस की करेंगे, तो ये इथेन बन जाएगा, CO2 एलिमेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन बनेगा और NaOH बनेगा एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, पर इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो कैसे होती है ये उसे हम सीख लेते हैं। देखिए इस रिएक्शन में सबसे पहले जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आप देखेंगे ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है, जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है ये इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा CH3COO Na, CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में। अब क्योंकि ये CH3COO नेगेटिव पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव है, तो इसलिए ये एनायन की तरह काम करेगा और ये एनोड की तरफ मूव कर जाएगा। एनोड पे जब ये मूव करेगा तो आफ्टर लूजिंग दो मॉलिक्यूल्स के लिए बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए आप देख पा रहे हो उसके सोडियम जो एसिटेट आयन है इसके दो मॉलिक्यूल जो हैं वो एनोड पर पहुंच करके दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, यानी कि जो ये दो नेगेटिव चार्ज जो नहीं आ रहे ये लूज कर देगा और ये एसिटेट फ्री रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा। और आपको मालूम है फ्री रेडिकल्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, ये फ्री रेडिकल फर्दर इसमें होमोलिटिक फिशन होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये बॉन्ड कार्बन पर आ जाएगा, तो यहाँ डॉट आ जाएगा CH3 पे आ गया, और ये डॉट और ये डॉट, ये यहाँ पे जो डॉट आएगा वो और यहाँ पे जो डॉट है वो,
ये आपस में कंबाइन करके CO2 फॉर्म कर लेगा इस तरह से, और ये जो CH3 डॉट है ये फर्दर कंबाइन होकर के मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे, कहां पर, एट एनोड। ठीक है, तो ये इथेन गैस आपको एनोड पर मिल जाएगी। अब जो कैथोड है वहां पर ये Na पॉजिटिव आयन जो है, कैटायन है ना, ये Na पॉजिटिव आयन जो है ये कैथोड पर मूव कर जाएंगे और वाटर से रिएक्शन करके अपना चार्ज लूज करेगा। एक्चुअली रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, देखिए ये जो Na पॉजिटिव आयन है ना, ये पहुंच गए कैथोड पर, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल की फॉर्म में आ जाएंगे और रेडियली बहुत तेजी से वाटर से रिएक्शन करेंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर बन जाएगा, और डाई हाइड्रोजन गैस जो है वो आपको कैथोड पर लिबरेट होती हुई दिख जाएगी। जो डाई हाइड्रोजन गैस देख रहे हैं आप, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी बता सकते हो कि जो सोडियम, अभी जैसा आप ऊपर देख पा रहे थे कि जब CH3CO Na की जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही थी तो Na पॉजिटिव आयन ही मिले थे, तो ये Na पॉजिटिव आयन जो है ये कैथोड पर मूव करके अपना चार्ज लूज करेंगे और वाटर से रिएक्शन करके, वाटर की सॉल्यूशन एक्वस है, सोडियम एसिड एक्वस सॉल्यूशन की ही इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन आप ऐसे भी बता सकते हो जिसमें हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड मिलेगी। तो ये रिएक्शन वही है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गिर करके Na में बन गया, तो ये रिएक्शन बिल्कुल यही वाली जैसे ही आपको दिख रही, पर यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्म में रिएक्शन हो रही है, तो ऐसे भी आप दिखा सकते हो। अब आपको एक बात समझनी चाहिए यहाँ पे, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, क्योंकि अगर मीथेन आप लोगे ना, मीथेन अगर आपको बनानी हो बाई चांस, वैसे तो बनेगी नहीं, तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, HCOON लेना पड़ेगा। H तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो कोई अल्केन तो मिलेगा नहीं आपको, बल्कि डाई हाइड्रोजन गैस एक बार को मिल सकती है। तो इसलिए आपको ये मना किया गया है कि ये जो मेथड है इट इज नॉट गुड टू प्रिपेयर मीथेन, इसको मीथेन बनेगी नहीं, गुड क्या है, बनेगी नहीं। ठीक है, नाउ वी गो फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए जो एल्केन्स है ना, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, और जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो इनमें वीकेस्ट टाइप के जो वांडावाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एग्जिस्ट करते हैं, दे possesses weak van der Waal forces of attraction, और जब वीक van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो ये इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स काफी कम होंगे, लेकिन जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यानी कि अगर आइसोमेरिक एल्कीन्स हैं जिनके केमिकल फॉर्मूले सेम है और उनमें ब्रांचिंग बढ़ रही है, तो ब्रांचिंग होने सरफेस एरिया कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ऐसा हम नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और नॉर्मल पेंटेन के केस में भी देख सकते हैं। अगर यहाँ दिया हुआ है ये देखिए, ये बॉइलिंग पॉइंट और आपको मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं, तो पेंटेन का तो कितना है देखिए, यहाँ पे बेटे उस तरह से नहीं दिया, हाँ दिया है, देखिए दिया है, ये आ गया। पेंटेन जो है नॉर्मल पेंटेन है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना दिया है देखो 143, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लो, सरफेस एरिया को देख के बेटे है ना, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 309। अब ये ब्रांचिंग हो गई टू मिथाइल ब्यूटेन, इसे आप आइसोपेंटेन ही बोल, आइसोपेंटेन ही बोल सकते हो, यस है ना, ये आइसोपेंटेन है, इसका कम हो गया, और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन में ब्रांचिंग और बढ़ गई, सरफेस एरिया और कम हो गया। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है पेंटेन का, इसमें तो 5 कार्बन एटम आपके पास स्ट्रेट चेन में है, 1 2 3 4 5, और 2 मिथाइल ब्यूटेन में क्या होगा देखिए, कार्बन का नंबर तो वही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, लेकिन ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन से कम हो गया। इसी तरह से 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन को अगर देखें तो सरफेस एरिया ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से और कम हो गया, और इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है मोलर मास पे।
जितना मोलर मास ज्यादा उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। देखिए आप मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 90.5, इथेन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 101, प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 85.3, कम हो गया। ब्यूटेन का कितना है 134.6, टू मिथाइल प्रोपेन का तो हाँ उसको भी 2 मिथाइल प्रोपेन का कितना है 114.7। और देखिए हेक्सेन पे आते हैं, हेक्सेन का कितना 178.5, एप्टेन का कितना है 182.4, ऑक्टेन का 216, नोनेन का 222, डेकेन का 243 और इकोसेन का जिसमें कार्बन का नंबर 20 होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा 236.2। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है उतना मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अब एक बात समझेंगे, जो ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे चेंज क्यों आ गया कि इथेन के मुकाबले में प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों हो गया, ब्यूटेन के मुकाबले में C4H10 यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम हो गया। इसी तरह से पेंटेन के मुकाबले में 2 मिथाइल ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों हो गया, इसको हम पैकिंग के बेस पर समझेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट है आपके, सॉरी इथेन का मेल्टिंग पॉइंट है 101। देखिए इथेन को अगर मुझे शो करना हो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से मैं ऐसे कर सकता हूं बच्चों, है ना। प्रोपेन को कैसे शो करूंगा, ऐसे शो करूंगा। तो अगर इथेन के मॉलिक्यूल्स पैकिंग में जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल दूसरा तीसरा बहुत क्लोज पैकिंग हो रही है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। यहां क्या हुआ, इसमें मॉलिक्यूल अगर जाएंगे तो इस तरह से एक दूसरे को सिंपली टच करेंगे, ये इस तरह से एक मॉलिक्यूल और आ गया और मेल्टिंग पॉइंट में टच करेंगे। इसलिए प्रोपेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लेस इफेक्टिव पैकिंग की वजह से इथेन के कंपैरेटिवली क्या हो गया, कम हो गया। अब बात करते हैं ब्यूटेन की। देखिए ये ब्यूटेन आपके सामने, ये ब्यूटेन है और ये आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन है, या पेंटेन में दिख रहा है, पेंटेन क्या दे रखा, हाँ दे रखा। देखिए पेंटेन में कितना मेल्टिंग पॉइंट है 143.43 और ब्यूटेन में कितना 134। देखिए पेंटेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, बढ़ गया 1 2 3 4 5। तो पेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट मोलर मास बढ़ने की वजह से ब्यूटेन कंपैरेटिवली क्या हो गया, बढ़ गया। हेक्सेन का अगर देखें 178.5 हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो जो हेक्सेन है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया 178.5 हो गया। अब ये 2 मिथाइल प्रोपेन में ऐसा क्या हुआ, देखिए ये आपके सामने 2 मिथाइल प्रोपेन है, तो वही बात हो गई, इस तरह से पैकिंग होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा प्रोपेन के मुकाबले कम हो गया, ब्यूटेन के मुकाबले क्या हो गया, कम हो गया। ब्यूटेन में पैकिंग देखो कैसे होगी, बड़े ध्यान समझना। एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल इस पे चढ़ता हुआ आएगा ऐसे, ये जब कभी भी आप कभी लिंटर डालते हो देखेंगे और दो सरियों को अगर फंसाना होगा तो उसको हम ऐसे नहीं बांधते, एक के ऊपर एक नहीं बांधते हैं, उसको इस तरह से एक के ऊपर एक को इस तरह से मतलब बेंड कर देते हैं, जिससे कि जो ग्रिप है यहाँ पे, जो पैकिंग की इफेक्टिवनेस है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये जो आप ब्यूटेन का केस देख रहे हो उसमें कुछ इस तरह का 1 2 3 4 और जो 2 मिथाइल प्रोपेन है इसमें आप कैसे देख पा रहे हो 1 2 3 ये इस तरह से। तो यहाँ पे पैकिंग कैसी हो रही है, इस तरह से मॉलिक्यूल के ऊपर एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल चढ़ जाएगा और पैकिंग की जो इफेक्टिवनेस है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। जबकि यहाँ सिंपली क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स केवल टच करेंगे, तो यहाँ पे पैकिंग कैसी रहेगी, वीक रहेगी। ठीक है, तो इसलिए जो नॉर्मल ब्यूटेन है इसमें पैकिंग ज्यादा इफेक्टिव होने की वजह से ब्यूटेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा और 2 मिथाइल प्रोपेन के केस में जो पैकिंग है मॉलिक्यूल्स की ड्यूरिंग सॉलिड फॉर्मेशन वो लेस इफेक्टिव होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जनरली मेल्टिंग पॉइंट मोलर मास पर डिपेंड करता है, यहाँ पे इन दोनों के मोलर मासेस कैसे हैं, सेम है। दिस इज ब्यूटेन, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे हैं, सेम है, लेकिन लेस इफेक्टिव पैकिंग होने की वजह से 2 मिथाइल प्रोपेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के बेस पे भी आप देखेंगे, सॉल्युबिलिटी जो है
लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, खास करके अल्केन्स हैं, क्योंकि वो नॉन पोलर हैं और इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल हो पाएंगे, जैसे कि आपके कैरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, टॉलिन है, बेंजीन है, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, उन्हीं में ये सॉल्युबल हो सकते हैं। तो इसीलिए कपड़े पे लगा हुआ ग्रीस का जो स्पॉट है वो वाटर से नहीं हटेगा, क्योंकि ग्रीस में हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत बड़ा है, हाइड्रोकार्बन पार्ट बहुत बड़ा है, जो कि कैसा है, नॉन पोलर है। और इसलिए उसको सॉल्वेबल बनाने के लिए जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसको यूज करके ही हम उसको सॉल्वेबल कर सकते हैं और फैब्रिक से रिमूव कर पाएंगे।